ऑफ अस ने आज वो मकाम हासिल कर लिया है दिलों को कि अगर मैं बार बार देखता हूँ आपको और शेफाली जी को, तो आपका एक सोफिस्टिकेटेड अपील, एक हस्बैंड का हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो इस बार भी जब उनका फोन आया तो मुझे लगा कि वो बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मुझे मेरे मन में ये था कि अब ये कहेंगे कि गाने लिखना है। मैंने कहा अच्छा हु इज प्लेइंग शैलजा एंड दिस थिंग, शेफाली एंड जयदीप। मेरे पसीने छूटे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम ने भी किया पिछले 2-3 दिन पहले कि हमें भारत के बीचेस को, भारत के कोंकण एरिया को बड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, लक्षद्वीप भी उधर। कि हमारा अपने डेस्टिनेशन जो है और हमारी अपनी जगह है और उन सारी जगहों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात की वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमें आज बड़ा नाज होता है और फक्र होता है जब आपके वो लिखे हुए गीत when they fell on lyrics and went on to become the soulful music on the compositions of the Amit Trivedis to the Shantanu Moitras. Not many avenues for the revenue generation. दिल पे फितूर था कि आगे बढ़ना है, लेकिन खर्चने के लिए पैसे नहीं। तो पैसे ही नहीं थे सर। When I was studying in NSD, वो गीत लिखने कितने डिफिकल्ट होते हैं जहाँ पे आइडियोलॉजिकली एक कम्युनल बातें आ जाती हैं, उसको बड़ा सेंसिटिव तरीके से हैंडल तो फिर वो पहली जो लाइन मेरे जहन में आई थी वो आई थी कि सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा। मांझा सुलझाना जो होता है ना, वो सिर्फ धागा नहीं होता। मांझे की अपनी चुभन होती है। मैं आपको राजू के यहाँ पे एक पूरी की पूरी किताब है, एक पूरी की पूरी फाइल मेंटेन्ड है जिसमें सारे वर्जन्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स रखे हुए हैं। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद पीयू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढू, हुई मैं परिणीता। If you would not be forgotten as soon you are dead and rotten, then either write things which are worth reading or do things which are worth remembering. This was a famous quote by Benjamin Franklin. And as we today sit face to face with someone who has not only brought smiles through his erudition, the erudition of literature, बहती हवा सा था वो from Three Idiots to बंदे में था दम in लगे रहो मुन्ना भाई, to रात अकेली in परिणीता. He has not only conquered hearts of this country but has also brought the Indian on its feet, many Indians on its feet, through his latest performance of Dipankar Desai in Three of Us. Welcome to the show, Swanand Kirkare saab. It's Thank been you actually so much. pleasure knowing you all these years from the hinterlands of Delhi, जहाँ से आपने अपनी बुनियादें रखी, from the hinterlands of मध्य प्रदेश, जहाँ से अपने बचपन गुजारा. हमें आज बड़ा नाज होता है और फक्र होता है जब आपके वो लिखे हुए गीत when they fell on lyrics and went on to become the soulful music on the compositions of the Amit Trivedis to the Shantanu Moitras. Mr. Kirkare, for a man from Indore, आज हम देखते हैं 56 दुकानें इंदौर, 56 इंदौर, वहां से ये 56 रंग लाने वाले स्वानंद किरकिरे बने कैसे स्वानंद किरकिरे मुंबई के इन जुहू और अंधेरी में? वाह, थैंक यू सो मच फॉर सच अ जनरस एंड काइंड इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ मी। इतनी खूबसूरत बात से मेरे आज इस बातचीत को आगाज करने के लिए इतनी खूबसूरत लोकेशन पे आज हम बात कर रहे हैं। मेरी कहानी बहुत आसान सी है। बहुत छोटे से मध्यम वर्गीय मराठी परिवार से मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर देवी अहिल्या का शहर, देवी अहिल्याबाई होलकर, तो वहाँ पे काफ़ी मराठी लोग बसते हैं जी। मेरे फादर वैसे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करते रहे हैं। मेरी मदर खुद एक जॉब करती रही हैं, लेकिन दोनों सिंगर्स थे, कोशिश करते थे। उस जमाने में प्रोफेशनल सिंगिंग करना उतना आसान नहीं था, तो देवर डिसाइपल्स ऑफ पंडित कुमार गंधर्व, जिनकी वजह से वो लोग, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में कला और संस्कृति का प्रवेश हुआ जी। और like any other boy I did many other things, like even tried doing NCC C सर्टिफिकेट करने के बाद में ये सब इंदौर में रहते हुए कर रहा था, सब कुछ किया। उसके अलावा फिर उसमें मैं मेडिकली
थोड़ा इशू था पैर का, फुट का। फिर वो मैं आगे नहीं ले जा पाया। उसके बाद में देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स, वैक्यूम क्लीनर, सेलिंग डोर टू डोर, क्या बात है? everything I have done. And You then you, you sold vacuum cleaner in Indore? in Indore, yeah, डोर नॉक, डोर डोर नॉक नॉक, करके एज अ टक टक सेल्समैन? टक। आई एम फ्रॉम यूरेका पोप्स। एक जो चीज थी वो कॉन्स्टेंटली करने का मन था, और वो दिल लगता था थिएटर में। दो घर में म्यूजिक था, लेकिन मेरे अंकल थिएटर किया करते थे, तो उनके साथ दिल लगता था थिएटर में। तो थिएटर करता रहा। फिर ऐसा लगा कि और कोई प्रोफेशन में तो मैं अच्छा कर नहीं रहा हूँ, मुझे इसी प्रोफेशन में जिसमें मेरा दिल लगता है उसी में मुझे कुछ करना चाहिए। जी। तो फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ अप्लाई किया, न्यू दिल्ली की तरफ। ये कौन से समय की ये बात होगी, कौन से साल की? 1993 की बात है, 1993। जी। उसके पहले एक साल पहले मैं दिल्ली आ गया था 1992 में। तो तब तक फिल्मों में भी दिलचस्पी भी नहीं हुई थी, फिल्मों दिलचस्पी देखने हो गई की? थी फिल्में देखने में, फिल्में। वो तो सबसे मेन दिलचस्पी तो फिल्में ही थी, और कुछ समझ में नहीं आता पर था। इंदौर में तब सिनेमा नहीं होते होंगे? नहीं, बहुत सिनेमा तब होते थे, सिनेमास थे? बहुत सिनेमा होते थे इंदौर में। और इंदौर एक सीपी, मतलब इंदौर में एक दिन पहले फिल्म रिलीज होती थी, थर्सडे को रिलीज होती थी। अच्छा। क्योंकि हाँ, वो एक टेस्टिंग ग्राउंड होता था, सीपीसीआई। क्या बात है? तो बाकी सब जगह फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, इंदौर में एक दिन पहले फिल्म आ जाती थी। जी। तो फिल्में मैंने सारी देखी, मतलब वो दौर था आर्ट सिनेमा का। तो राइट फ्रॉम आर्ट सिनेमा टू मनमोहन देसाई हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा, पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ सिनेमा ओए होए होए। मैंने देखा। जी। जो घर से अलाउ किया गया देखने के लिए, वो घर से अलाउ करने के बाद देखा। जो नहीं अलाउ किया गया, वो चुप चुप के देखा, कहीं ना कहीं से देखा। फिर उस समय तक टीवी वीसीआर वगैरह भी आ चुका था। करेक्ट। तो खैर, उसके बाद में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में आ गया। जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में मैंने 3 साल पढ़ाई की ऑफ डिजाइन एंड डायरेक्शन। जी। वहाँ पे एक एक्ट वन करके ग्रुप था, वहाँ मेरी मुलाकात पीयूष मिश्रा जी से हो गई। पीयूष मिश्रा जो लिरिक राइटर भी है और जी। सिंगर भी है। उनको लिरिक राइटिंग करते हुए देख के मैं इंस्पायर हुआ, और मैंने लिरिक राइटिंग अपनी तरह से करनी शुरू की, प्लेस के लिए बेसिकली। क्या बात है? थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ लिखना, नाटकों के लिए। नाटकों में डायरेक्शन सीख रहा था मैं, तो कुछ कुछ अपनी तरह से करने की कोशिश करना, ये करता रहा। मुझे याद है कि मैंने पहली दूसरी बारी एक दो नाटकों के लिए लिरिक्स लिखे थे। हालांकि तब कभी भी नहीं सोचा था कि मैं लिरिक राइटर बनूंगा, या उतनी मेरी कैपेबिलिटी भी है, ये भी मुझे नहीं पता था। ठीक है। मुझे कभी नहीं ख्याल आया तो था। आप लोग फिर मंडी हाउस में बैठा करते थे फिर मंडी शाम हाउस को? में बैठते थे शाम को, नाटकों की रिहर्सल होती थी, चाय पीते थे, ब्रेड पकौड़े खाते थे। अभी भी मैं आज भी दिल्ली जाता हूँ तो एक राउंड में नत्थू स्वीट्स का लगाता हूँ, छोले भटूरे खाता हूँ। और सर्दी में गया तो मैं गाजर का हलवा जरूर खाता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल। और या बंगाली में खा लो, या हाँ। और हम लोग तो पीछे रेफ्यूजी मार्केट होता था राइट, वहाँ पे बिल्कुल। 2 ढाबे हुआ करते थे, तो उन ढाबों में भी जाके खाना खाते थे हमारा, क्या बात है? हमारे खाने का। उसके अलावा फिर बिल्कुल आपने बिल्कुल दिल्ली याद दिला दी पूरी तरह से। वो राउंड अबाउट्स याद आ गए होंगे सारे? सारे राउंड अबाउट से आता गया। वहाँ पे छोटी छोटी, जैसे त्रिवेणी आपने कहा, बिल्कुल। त्रिवेणी का कैंटीन बहुत ओहो ही हो। आला, बहुत ही अच्छा खाना वहाँ मिलता था। सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड में, कैफेटेरिया। हाँ। और वो उनका रेगुलर मेन्यू अलग अलग होता था, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। जी। तो वो फिर साहित्य अकेडमी का एक कैंटीन हुआ करता था बिल्कुल। मंडी हाउस के सामने, मतलब करेक्ट। दूरदर्शन के सामने जी। के पीछे की लाइब्रेरी में। श्रीराम सेंटर का एक कैंटीन हुआ करता था, तो बदल बदल के यहाँ वहाँ जाके खाना। क्या बात है? और और सीधा चल जाओ तो इंडिया गेट आ जाए फिर। अरे इंडिया गेट तो वाह, रात को कैंडीज खा ली, आइसक्रीम्स खा लिए। आइसक्रीम खा ली। मैं साइकिल करता था इंडिया गेट पे, मतलब क्या क्योंकि बात है? मेरे वहां से इंडिया गेट बहुत, मेरा हॉस्टल जो होता था वो वकील इन में होता था, अच्छा। तो मैं साइकिल लेके निकलता था, फिर इंडिया गेट पे साइकिलिंग करता था रोज सुबह, राइट। और वापस फिर एनएसडी की क्लासेस करता था। So this was also a period for you, Mr. Kirkare, when you were modest with your earnings, modest with your expenditure, not many avenues for the revenue generation. बड़ा एक दिल पे फितूर था कि आगे बढ़ना है, लेकिन खर्चने के लिए खर्चने पैसे के नहीं। तो पैसे ही नहीं थे सर। और ये तो स्टूडेंटशिप की बात कर रहा हूँ मैं। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन एनएसडी, तो हमको तो 650 महीने की स्टाइपेंड मिलती थी। उसमें हमारा मेस का पैसा कट जाता था, तो हाथ में 200-250 आते थे, कुल मिला के 250 होते थे, जिसके अंदर सारे आपको सारी जिंदगी काटनी होती थी। और फिर उसके लिए कभी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बाहर कुछ कर लिया, मेकअप कर दिया किसी का जाके, किसी के प्ले में कोई छोटा सा रोल कर दिया, बाहर कोई कर रहा हो, कोई दूरदर्शन का सीरियल बन रहा होगा तो उसमें कोई छोटी सी एक्टिंग कर दी। करी आपने? हाँ, थोड़ी बहुत करी है, बहुत कम करी राइट। है। लेकिन गीत आपने उससे लिखने शुरू कर दिए थे एनएसडी के दौर पे? एनएसडी के दौर में मैंने Dialogues भी? एनएसडी के सेकेंड ईयर में मैंने प्लेज लिखे। मैंने कई सारे प्लेज ट्रांसलेट करने शुरू तो कुछ याद है उस समय के लिखे हुए कुछ?
मैंने हरिशंकर परसाई का एक नाटक था लड़ी नजरिया, उसके लिए मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन, उसके लिए मैंने गाने लिखे थे पहली बार। दूसरा मैंने प्ले ट्रांसलेट किया था। एक विद्याधर पुंडलीक करके मराठी के राइटर है, उनका एक एक नाटक था चारवाक पे। चारवाक के बारे में आपने सुना होगा, तो बिल्कुल। चारवाक चारवाक की जिंदगी पे एक नाटक था, तो उसको राइट। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था राइट। और उसको वहां पे खेला गया था। उसके अलावा फिर मैंने अपना खुद का एक नाटक लिखा था बेला मेरी जान नाम से, उसको वहां पे प्ले किया था। उसके बाद में मैंने जब एनएसडी से बाहर निकल रहा था, तब मैंने भगत सिंह के दस्तावेजों पे एक नाटक लिखा क्या बात है। और उसको एनएसडी की रेपर्टरी कंपनी में खेला गया। राइट। और उसमें मैंने भगत सिंह की आइडियोलॉजी को, भगत सिंह की बातों को जनता के साथ मतलब रखा। और वो देख के एक एक प्रोड्यूसर हुआ करती थी दिल्ली बम्बई की, मंजू सिंह। वो आजादी का 50वां साल था, जी। 97 की बात कर करेक्ट। रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो 50वां साल था आज हम मुझे याद है 1900 का बड़ा फंक्शन से इवेंट हुए, ए बड़े रहमान बड़े साहब ने फंक्शंस कॉन्सर्ट्स किए। हुए थे, तो बिल्कुल। उसमें अब मैंने, हम 75वीं की हाँ बात अब करते हम हैं। 75वीं की बात करते हैं। तो उस साल में मैंने भगत सिंह पर नाटक किया, तो उनको दूरदर्शन ने एक कमीशन किया हुआ था शो भगत सिंह के ऊपर, आजादी के 50वें साल। जी। तो चूंकि मेरा रिसर्च था भगत सिंह के ऊपर, तो उनको एक राइटर चाहिए था जो रिसर्च, जो मैं था जो, ओहो। तो उन्होंने मुझे वहीं से दिल्ली से मंडी हाउस से पिक किया और सीधे बम्बई ले आई। ठीक है। और मैं इस तरह से वो एंट्री हो गई वो बॉम्बे में। एंट्री मेरी बॉम्बे में हो गई। और मैं बॉम्बे में मतलब लोगों के लिए स्ट्रगल होता था, मेरे लिए बम्बई आना बिल्कुल मतलब मैं तो काम हाथ में लेके आया था, बाय एयर आया था। और उन्होंने मुझे रहने की पहली जगह, फ्लाइट थी पहली फ्लाइट, पहली बम्बई की। पहली बम्बई की, दूसरी फ्लाइट थी जिंदगी की। जी। लेकिन हाँ मतलब पहली दूसरी फ्लाइट तब। बिल्कुल। तो मैं बम्बई आया, फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे रहने की जगह दी। मैंने काम शुरू किया। फिर एक एक दो साल वो सीरियल चलता रहा, और वो सीरियल बंद होने के बाद फिर मुझे असली बम्बई के रंग पता चले। बम्बई का पता चल गए। तो आज मैं सोनम जी बात करूं दीपंकर देसाई की। थ्री ऑफ अस ने आज वो मकाम हासिल कर लिया है दिलों को, कि अगर मैं बार बार देखता हूं आपको और शेफाली जी को, तो आपका एक सोफिस्टिकेटेड अपील, एक हस्बैंड का जिसे हम कहते हैं ना, अगर मैं मजाक करूं तो हैंड पैक्ड हस्बैंड, कि डर के रहने वाला हस्बैंड उसके अंदर। और चुपचाप वो हस्बैंड वो ऐसा है कि कोंकण में जा रहा है, बीचेस में भी जा रहा है। और क्योंकि एक वाइफ उसकी एक डिजीज से सफर कर रही है, डिमेंशिया से, जब ऐसी फिल्म आपने चूज करनी, और वो भी एक ओटीटी के ऊपर ये था, तो कितना आपको अपने ऊपर संयम बरतना पड़ा, क्योंकि आपने लिरिक्स लिखे थे, एक्टिंग उतनी नहीं प्रोमिनेंट करी थी इतनी ना, लंबे नहीं अ, नहीं। अरसे पे। तो वो एक्सप्रेशंस देने एंड टू एंश्योर दैट यू प्ले अ रोल ऑफ अ सेकंड फिडल येट अ पावरफुल हस्बैंड हु रिमेन्स अ डोमिनेंट हस्बैंड, वो कितना आज आपको नाज होता है, और इसके बिग I'll टेकअवेज क्या हैं इस मूवीज very के? honestly I'll say I consider myself very very lucky that I got to do this. ये मेरे ड्रीम्स में भी नहीं था कभी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं फिल्म करना या ऐसी फिल्म? नहीं, ऐसी फिल्म और ऐसा रोल करना। देखिए फिल्म में करना चाह रहा था, मैंने की भी कुछ फिल्मों में, मैंने एक्टिंग भी की। मेरे को बिल्कुल। नेशनल अवार्ड एक फिल्म के लिए, बिल्कुल। चुंबक नाम की एक फिल्म थी, अक्षय जी। कुमार जी ने जो प्रोड्यूस की थी। तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक्टिंग को उस तरह से अपना पहला करियर नहीं बनाया था, कभी उस राइट। तरह से सोचा नहीं था। थ्री ऑफ अस के लिए नहीं? थ्री थ्री ऑफ अस तो मेरे पास आई, अविनाश अरुण का मुझे एक दिन फोन आया, तो मेरा चुंबक देख के किसी ने मेरा नाम उनको सजेस्ट किया था। अविनाश को मैं जानता था पहले से, ये मतलब वो मेरे से काफी जूनियर है, तो जी। वो जब एफटीआई से पास आउट होके आए थे, तब से हम मिलते रहते थे। उनका कैमरा के बारे में जानता था, उनकी फिल्म थी किल्ला, उसके लिए मुझे मुझे गाना लिखने के लिए बुलाया था। तो इस बार भी जब उनका फोन आया, तो मुझे लगा कि वो बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और मुझे मेरे मन में यह था कि अब ये कहेंगे कि गाने लिखना है, क्योंकि वही कॉल्स मुझे आते हैं बिल्कुल। ज्यादातर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा, बोले मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूं, आप पढ़ लो। तो मैंने कहा ये किस बारे में? तो कह रहे कि एक्टिंग है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इतनी लाजवाब स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट। मैंने कहा रोल कौन सा करने को कह रहे हैं इसमें? तो रोल ही दो ही रोल दिख रहे हैं इसमें, मर्दों के तो दो ही रोल है। फिर मैंने उनको फोन किया, या फिर एक डॉक्टर का रोल था छोटा सा जो कट गया बाद। करेक्ट। तो मैंने उनको फिर फोन किया, मैंने कहा स्क्रिप्ट, आपने कहा एक्टिंग कौन सा रोल? तो उन्होंने कहा दीपंकर। मैं जगह पे बैठ गया, मैंने कहा यू थिंक आई कैन डू इट? He says, "You're yes, yes, sir. You're perfect for it, and I am seeing you." मैंने कहा अच्छा, who is playing शैलजा एंड दिस थिंग? शेफाली एंड जयदीप। मेरे पसीने छूट गए।
ये इतने बड़े बड़े शेफाली इतनी बड़ी एक्टर है, बड़ी इतनी बड़ी एक्टर है, और जयदीप इतना मंजा हुआ एक्टर है, ओए, इतने इतने शानदार एक्टर्स क्या इनके बीच में। मैंने अविनाश को कहा, मैंने कहा यू थिंक आई कैन डू इट? बोले सर यू आर दीपंकर। फिर मैंने फिर दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर मेरे को मजा इस बात का आया कि उसको पोएट्री नहीं समझ में आती दीपंकर को। जी मैं तो पोएट हूँ, बिल्कुल उसको गाना नहीं आता, मैं तो गाता हूँ। वो बेसुरा गाता है। फिर शेफाली सबसे पहले आके ये बोली कि स्वानंद किरकिरे बेसुरा गाएगा, यही मैं देखना चाहती हूँ। तो it was just I was just plain simple lucky that I got to do work with these amazing people, Jaideep, Elabat, Shefali. कोंकण में शूटिंग करने का क्या मजा था, क्योंकि कोंकण एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र अब आज भी बड़ा हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के सीएम ने भी किया पिछले 2 दिन पहले कि हमें भारत के बीचेस को, भारत के कोंकण एरिया को बड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। लक्षद्वीप भी उधर जैसे जाके बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हमारे बाकी के अभी जो जिस बारे में चर्चा भी चल रही है, बिल्कुल कोंकण एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, अनटच्ड, और मेडिटेटिव है। बिल्कुल इट्स नॉट ओनली ब्यूटीफुल, हमारी स्पिरिचुअलिटी बसती है वहां पे। इतने करेक्ट। खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है वहां पे, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं, इतना आपके लिए भी बड़ी सेल्फ डिस्कवरी होगी वहां पे। बहुत खूबसूरत। और हम लोग, मतलब मैंने कभी सुना था कि हम लोग कोंकण से आते हैं, तो हम कोंकण से मध्य प्रदेश गए थे 5-6 जनरेशन पहले। बट आई वॉज लुकिंग फॉर दोज रूट्स, आई वॉज करेक्ट। थिंकिंग कि ये कहाँ से होंगे हम लोग, कैसे होंगे। और तो वो इतना ब्यूटीफुल है और इतना अनटच्ड है और इतना खूबसूरत है कि वो बिल्कुल एक्सप्लोर हो रहा है। और अगर हो सकता है तो उसको होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे सच में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं जी जहां तक लोग नहीं पहुंचे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि लोग वहां जिम्मेदारी से पहुंचे, उनको बर्बाद ना होने दे, और उसको खूबसूरती के साथ, उसकी बिल्कुल खूबसूरती के साथ बिल्कुल देखे। खूबसूरती से याद है, क्योंकि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने भी कर दिया। लक्षद्वीप जाके पहले की सरकारें गई नहीं, और लक्षद्वीप की खूबसूरती के बारे में मैं कहूँ तो आज इंडिया को बड़ा नाज भी हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा था, मैं देख भी रहा था, और वो करेक्ट, वो बहुत बहुत सही बात भी है कि हमारा अपने डेस्टिनेशन जो है और हमारी अपनी जगह है, और उन सारी जगहों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात की वो बिल्कुल बिल्कुल सही। एक पूरी तरह से हमने हमने पूरी तरह से दिखा दिया कि हम लोग क्या है, हम लोग किस तरह से, और किस तरह से वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग एनीथिंग विच इज लाइंग डाउन। लाइक मैं जिक्र करूं आपके रोल का भी, क्योंकि बड़ा प्रभावित हुआ उस रोल से, पत्रकार की हैसियत से भी और सिनेमा देखने वाले की हैसियत से भी। क्षण वो आता है जब आप शिफाली वॉक करके आ रही हैं एक लेडी से मिलके हट से, आपके चेहरे पे बड़ी शिकस्त भी होती है, मायूसी भी होती है, लेकिन आप परवाह करने वाले भी हस्बैंड होते हैं। वो बिल्कुल ट्विस्ट सही। है पूरा। तो बिल्कुल वो बिल्कुल जिस्ट है मेरे कैरेक्टर का, कि वो जलन भी है उसके अंदर, वो अपनी जगह भी ढूंढ रहा है। उसको ये भी मालूम है कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसका उसका बचपन का दोस्त है। मतलब वो करेक्ट। कविताएं देख पढ़ता है, वो एम्ब्रॉयडरी करता है, वो इतना अच्छा इंसान है, वो इतना सुलझा। इसको मालूम है कि मैं कहीं ना कहीं कम हूँ, उतना उतना परिपक्व नहीं हूं मैं, पर लेकिन मैं चिंता भी करता हूँ। और जो जो डिमेंशिया में जनरली होता है कि लोग जब उनको ब्लैकआउट्स आते हैं, जब वो ब्लैक होते हैं तो वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, जी वो लौट के नहीं आते। ऐसी कई सारे केसेस है कि जिसमें लोग निकल गए तो लौट के नहीं आए, जी पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। जी तो वो भी उसको चिंता सता रही होती है कि भाई वो कहाँ गई है, वो किस तरफ निकल गई है। बिल्कुल तो वो चिंता में ढूंढने निकलता है। एक रात पहले उसका झगड़ा हुआ है उससे। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत जिसमें उसने एक ऐसी बात उसको बोल दी है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, जी कि तुम क्या डिमेंशिया की वजह से मुझसे ये सब छुपा रही हो। बिल्कुल तो उसमें फिर उसका गिल्ट भी प्ले कर रहा है कि यार मैं क्या इसको कैसे बिल्कुल बिल्कुल वो करूं। और जब वो दिख जाती है तो आपको आपको ठंडक कॉलेज के उसको पहुंचती है कि चलो है। हम्म, इंसान जब होता है ना तो फिर उसके बाद झगड़े हो सकते हैं, झगड़े जी नहीं हो सकते हैं, सब जी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो चला ही जाए तो फिर क्या। बिल्कुल। और एक वो पल भी आता है, मैंने देखा कि मेरी गो राउंड व्हील चल रहा है, आपने बच्चे को सपोर्ट किया, फिर जहदी बलावत से आपने ऑलमोस्ट कन्फेस भी कर दिया और बता भी दिया कि आप चले जाइए राइड में। करेक्ट। तो वहां पे एक सेल्फ कन्फेशन भी है कि मे बी। इतना खूबसूरत किया है ना वो जयदीप ने, वो मोमेंट जब मैं उसको कहता हूँ कि आप जाओ, वो एक एक हस्बैंड का वो मोमेंट है कि यार अब मेरे को मेरी बीवी को वो मोमेंट जीने जीने देना है। दोनों को एक बात मालूम है कि ये बीमार है,
उसके साथ ये मोमेंट वहीं पे डिस्क्लोजर होता उसको है। डिस्क्लोजर हुआ है, तो जयदीप को भी जाना है, पर वो अपने से नहीं जा सकता, खुद से नहीं राइट। बोल सकता। जब मैं बोलता हूँ कि जाओ तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन वो बच्ची को हाथ लगा के जाता है, बच्ची के गाल पे हाथ लगा के जाता है। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे गाल पे हाथ लगा के गया कि क्या बात है। थैंक यू, लेट मी गो। राइट। और वो हाथ लगा के जाता है, और उसके बाद में वो बच्ची के साथ में इंटरेक्शन है। इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है इन लोगों ने बिल्कुल कि उस बच्ची के साथ में इंटरेक्शन है, और वो बच्ची भूलने के बारे में एक बात बताती है आपको बिल्कुल। कि सहजता से कोई भी कभी भी कुछ भी भूल सकता है। जी ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है किसी का बिल्कुल कुछ भूल बिल्कुल। जाना। और वो देखता है कि हाँ, एक मोमेंट हुआ है, और वो क्लोजर का मोमेंट होता है, और वो अपनी अपनी जिंदगी में लौट आते हैं। जी इनफैक्ट सोनल जी, मैं उसी सब्जेक्ट पे आना चाह रहा हूँ कि कुछ पल ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जहाँ पे वेयर देर आर स्कार्स, देर आर वुंड्स विच लीव एन इंडेलिबल इम्प्रेशन in our hearts and minds so much that neither we are able to forget those scars and wounds, but we also do not want to remember them in some of our precious moments. करेक्ट। तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है कि डिमेंशिया जैसी अगर डिजीज होती है या जैसे वूंड या स्कार्स होते हैं वो क्यों हो जाते हैं, और क्यों हमें बार बार उनसे परहेज भी करनी है, लेकिन याद आती है तो उनके अंदर समा भी जाना है? हमारा अस्तित्व जो बनता है वो हमारी यादों से और हमारे सपनों से बनता है। जी हम इस वक्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम या तो आगे में जी रहे हैं या पीछे में जी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो शून्य होता है, जी उसमें कुछ नहीं होता, उसमें 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 कोई हलचल नहीं होती। जो भी इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने और हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने, करेक्ट। हिंदू धर्म के भी और इसके भी, और लगभग सभी बड़ी बड़ी फिलोसफीज में हमने ये कहा है कि इसीलिए दुनिया को माया कहा गया है, कि माया है, ये जीवन माया है। और ये माया बनी किस चीज से? मेरी यादों से और मेरे सपनों से। तो जब अगर आपका सपने और आपकी यादें चली जाएंगी तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं। तो थ्री ऑफ अस भी उसी पे ही है। थ्री ऑफ अस भी उसी पे, उसी माया में एक मेमोरी के जाते जाते मेमोरी को पकड़ने की कोशिश है। करेक्ट। एक यादों के अपने हाथ से निकलते हुए एक याद को पकड़ने की कोशिश है। राइट दैट इज राइट।